हाँ जी, two numbers are such that twice the greater number exceed twice the smaller number by 18। अब इसमें दो नंबर का कंपैरिजन है, एक ग्रेटर नंबर और एक, आप ग्रेटर को x या g लिख लो और स्मॉलर को s या y लिख लो। क्या कह रहा है? ट्वाइस द ग्रेटर नंबर और ट्वाइस द एक्सीड 18। इसका मतलब क्या बनेगा कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 18 ज्यादा है। ये लिखा हुआ ना, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाय 18, कि बड़ा नंबर छोटे नंबर से 18 ज्यादा है। इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तो सिंपल जी है ना कि आप लिख लें जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से कितना ज्यादा बन जाता है? 18, 2s प्लस 18। इसका मतलब है छोटे नंबर में 18 ऐड किया जाए, छोटे नंबर में 18 ऐड किया जाए तो वो बड़े नंबर के बराबर आ जाएगा। ऐसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा नंबर बड़ा है तो उसमें 18 ऐड करना चाहिए। ये भी कभी कभी ऐसे लग जाता है बंदे को। अगर बड़े नंबर में ऐड करोगे वो पहले ही बड़ा है और ऐड करोगे तो फिर क्या वो बराबर आ जाएगा छोटे नंबर के? छोटे नंबर को बराबर करने के लिए जो डिफरेंस है उसमें ऐड कर दो, वो बड़े नंबर के बराबर आ जाएगा। या दूसरा आसान तरीकाकार क्या होता है कि आपके पास वो कहता है कि दोनों नंबर का जो फर्क है वो 18 है। जब आपको ये कह दिया जाए बड़ा नंबर छोटे नंबर से 18 ज्यादा है, इसका मतलब है बड़े और छोटे नंबर के दरमियान में डिफरेंस कितना है? 18। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों के डिफरेंस को कितना लिख दो? 18। फिर आगे लिखता है 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर। ये लिखूंगा 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर, 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर। 1/3 ऑफ स्मॉलर 1/3s, 1/5 ऑफ द ग्रेटर 1/5s। कहता है टुगेदर आर 21। दोनों को प्लस करके 21 लिखूं या दोनों को माइनस करके 21? प्लस करके। टुगेदर का मतलब है इकट्ठे करोगे, इसका मतलब ये हुआ 1/3g प्लस 1/5, 1/5g प्लस 1/3s इज इक्वल टू। अब ये भी आपके पास एक बन गई और ये इक्वेशन भी बन गई, दो इक्वेशन बन गई। कैलकुलेटर में सबको आता है पुट करके, दो इक्वेशन को पुट करेंगे, साइमल्टेनियसली हल करेंगे और ये पहली इक्वेशन होती है। आपके पास g का आंसर आ जाएगा 45 और s का आंसर कितना आ जाएगा? इसको बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। बैक सॉल्व से क्या होगा, दोनों को पहले डबल कर दो, उसका डिफरेंस 18 आना चाहिए, फिर एक का 1/5 और 1/3 करो तो आंसर 21 आना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा। अच्छा, मेन जो क्वेश्चन था ना इसके अंदर, वो क्वेश्चन था 26 और एक और शायद सवाल है जो सोचने वाला था। बाकी सवाल सीधे थे, ये भी मुश्किल नहीं है, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा। लिखा हुआ है अ पीस ऑफ रॉड कॉस्ट 60। एक पीस ऑफ रॉड है जिसकी कॉस्ट 60 रुपए है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये पेन की कीमत 60 रुपए है, अब जो पीस है वो कहता है कि सपोज इस पेन की कीमत का तयन, या समझो कि ये एक पीस ऑफ रॉड है। वो कहता है कि भाई साहब आगे देखिए, कहते हैं इफ द रॉड इज 2 मीटर शॉर्टर, मतलब ये रॉड को 2 मीटर इसकी लेंथ कम कर दी जाए और उसकी कॉस्ट 1 रुपया ज्यादा कर दी जाए। मतलब पहले ये मिला सपोज दैट जितनी भी इसकी लेंथ थी, सपोज दैट ये लेंथ मुझे मिल गया था 60 रुपए का। अब वो कहता है कि पीस ऑफ रॉड जो आपको मिलता है ना, उसकी कीमत कैसे होती है कि अगर आप 1 मीटर लोगे, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे ऐसे कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी। अगर मैं सिंपल एक सादा सी बात करता हूं, पहले सिंपल इसको आपको समझाने के लिए कि जनाब 10 मीटर का जो रॉड है वो आपको मिल जाता है एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर के हिसाब से। बताओ आपको ये रॉड कितने का मिलेगा? कैसे फाइंड किया? 50 रुपए। 5 रुपए को मल्टीप्लाई कर दिया जितने मीटर आपने खरीदे। इसी तरह अगर 20 मीटर खरीदोगे तो मतलब आप उसकी जो टोटल कॉस्ट फाइंड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी प्राइस से। अब 60 रुपए का आपने रॉड खरीदा जिसकी ना प्राइस का पता है ना लेंथ का पता, जिसका प्राइस का ना पता ना, लेकिन आई जो इसके अंदर मैथ की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, जिसका नहीं पता उसको एक्स लेट कर लो। हम कहते हैं जी लेट
x है उसकी लेंथ और y है उसकी कॉस्ट। x होगी लेंथ, y होगी कॉस्ट। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं लिख सकता हूं एक्स वाई इज इक्वल टू 60, क्योंकि उसकी कॉस्ट 60 रुपए है ना। और कॉस्ट कैसे फाइंड होती है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। जैसे आपने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, अब ना 10 है ना 5 है, तो लेंथ होगी x और कॉस्ट होगी पर मीटर y। अगली बात वो कहता है अगर लेंथ 2 मीटर कम कर दी जाए, लेंथ कितनी कम कर दी जाए? 2 मीटर, और कीमत 1 रुपया बढ़ाई जाए। अच्छा, पहले x लेंथ थी, 2 मीटर कम करोगे तो कितनी बन जाएगी? x माइनस 2। जी जी, लेंथ कम कर दी जाए तो कितनी कम हो जाएगी? 2 मीटर। तो x पहले x थी, अब कितनी होगी? x माइनस 2। और ये y है तो कीमत 1 रुपया बढ़ाई जाए तो y प्लस ये नई कॉस्ट आ जाएगी। ये बात समझ लगी? कीमत 1 रुपया बढ़ा दी, पहले कीमत का हमें नहीं पता था, हमने लेट की थी y, और 1 रुपया बढ़ाओगे तो कितनी बढ़ेगी? y प्लस 1। पहले आपको लेंथ का भी नहीं पता था, हमने कह दिया x। अब दोबारा सवाल पढ़ें जरा। कहता है कि एक आयरन रॉड है, कॉस्ट है उसकी 60 रुपए। हमने सोचा कि हमने लेट किया था कि एक मेरे पास रॉड है जिसकी लेंथ x है और उसकी कॉस्ट क्या है? y। तो टोटल कॉस्ट कैसे हमने फाइंड करनी है? मल्टीप्लाई करके। तो हमने एक इक्वेशन बना ली, एक्स वाई इज इक्वल टू, कहता है वही आयरन ऑफ रॉड 2 मीटर कम, 1 रुपया कॉस्ट ज्यादा। कॉस्ट कितनी है? वो कहता है द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज। इसका मतलब है इनकी कॉस्ट, नई चीज x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल टू। तो पहले एक्स वाई थी, कॉस्ट और लेंथ। अब दोबारा कितनी होगी लेंथ और कॉस्ट? लेंथ होगी x माइनस 2 और कॉस्ट होगी y प्लस 1। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी है? अनचेंज 60। यहां तक क्लियर? अब वो क्या फाइंड क्या करना है? कहते हैं आप बता दें लेंथ ऑफ रॉड। तो लेंथ ऑफ रॉड किसको लेट किया हुआ है? x। तो x की वैल्यू पूछता है। अब इसके कई तरीके हैं। इसके बाद एक तरीका तो यह है कि वहां से x की वैल्यू लेकर पुट कर दी जाए, या इसको थोड़ा सा हल कर दिया जाए। मैं इसको साफ सुथरा करके लिखने लगा हूं, एक्स वाई इज इक्वल टू 60 और x माइनस 2 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 60। ये हमारी इक्वेशन बनी। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आप जिसको मर्जी कर ले। x को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, गॉट इट? तो ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना आता है ना। अब आगे एक्स वाई की जगह मैं 60 लिख दूं, ये वाला, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल 60 है, प्लस x माइनस 2 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान से, x माइनस 2 वाई, ये इधर जो प्लस माइनस हो रहा है उधर जाकर उल्टा हो जाएंगे। तो 60 में से 60 माइनस किया तो आपके पास बच गया सिर्फ। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बन गई एक्स वाई इज इक्वल टू 60, एक इक्वेशन बन गई x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू। अब इसके बारे में, इसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आसान ऑप्शन भी है, मुश्किल ऑप्शन भी है। जो मेन लेंथी ऑप्शन है वो तो ये हो गई ना कि आप ऐसा करो कि x किसके बराबर आ गया? 2 प्लस, आपके पास x y किसके बराबर है? और यहां पर x की वैल्यू आकर रिप्लेस कर दें, 2 प्लस 2y इनटू y इज इक्वल टू 60। अब हम क्या करें इसको मजीद? अब तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। ये y को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 60 को इधर ले आए, 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 60 इज इक्वल टू। अपने कैलकुलेटर उठाएं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। माइनस को तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि नेगेटिव ना कॉस्ट हो सकती है ना लेंथ हो सकती है। माइनस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये y आया है, ये कॉस्ट है। हमने क्या फाइंड करना है? x। तो x किसके बराबर फाइंड किया हुआ है? x इज इक्वल टू 2 प्लस, तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 5।
अब समझ लग गई। और 12 रुपए कॉस्ट थी, 5 रुपए दी तो मल्टीप्लाई के 60 ही आ गया ना। अब आप करके देख लो, इसमें लेंथ में 2 मीटर कम कर दो, 10 कर दो, और कीमत 5 से 6 कर दो, फिर भी 60 रहेगा। यही कहा है ना उसने, एक्स और वाई तो फाइंड हो गया, लेंथ भी आ गई, विड्थ सॉरी कॉस्ट भी आ गई। अब आप देखिए, उसने कहा कि भाई ये कुछ नोट तो नहीं कर रहा, ये देखिए सिंपल, एक्स आया 12 और वाई आया 5। इसका मतलब क्या है, आपने जो रॉड खरीदा है वो 12 मीटर का है और 5 रुपए पर मीटर के हिसाब से कीमत, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60। वो कहते हैं अगर इसकी कीमत 2 मीटर कम कर दो, इसको 1 रुपया बढ़ा दो, कहता है कॉस्ट फिर भी चेंज नहीं होगी, करके देख लो 60 ही आएगा। लेकिन हमारा जवाब क्या था, 12 मीटर। ठीक होगी बात, चलें जी। अच्छा, इसको बैक सॉल्व भी किया जा सकता है, बैक सॉल्व भी इसको किया जा सकता है, क्योंकि बैक सॉल्व, अगर जो सवाल आपको अंग्रेजी समझ नहीं लग रही ना, तो उसको बैक सॉल्व करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने करना क्या है, सिंपल, अगर हम इसको देखें, किसी को भी देख लें, 13 मीटर कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है। 14 मीटर का भी कोई नंबर नहीं है। मसला रह गया इन दो का, अगर कीमत 5 रुपए हो सकती है या कीमत, अगर हम क्या देखेंगे, मीटर 2 मीटर कम करेंगे, कीमत 1 रुपए बढ़ाएंगे, अगर फिर भी 60 रुपए रहा तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि शर्त तो तभी पूरी होगी ना। वो कहता है कि कीमत पहले 12 रुपए सॉरी 5 रुपए और 12 मीटर, ये 5 रुपए 5 मीटर कहां से आए थे, 5 रुपए सॉरी, ये हमने खुद अज्यूम किया, क्योंकि 60 रुपए टोटल कॉस्ट करनी है हमने। अब हमने क्या किया, 12 मीटर में 2 कम किए और कीमत 1 रुपए बढ़ाई, तो देखा क्या वाकई 60 रह गया। ओके, अब नीचे वाले देख लें, 15 मीटर में 2 कम करोगे 13 और 5 रुपए को बढ़ाओगे तो 13 65 बन जाएगा। अगर वो ये कहता कि अगर ये करने से कीमत 65 हो जाती है तो फिर नीचे वाला आंसर होता है। उसने अगर कीमत 60 रुपए रहेगी तो फिर ऊपर वाला आंसर। चलें जी, और सवाल बताएं। 26 हो गया जी, अगला सवाल अपना बताएं। 1.29 के चले 29 और किसी एक बंदे का भी कोई सवाल होगा तो मैंने करवाना है, मैंने तो करवाना है ना। 1.33 उससे पहले कोई सवाल नहीं है। 3.2 भी चल आ जाए, 3.2 से शुरू करते हैं। ये दोनों सवाल ही कर लेते हैं, ये अच्छे सवाल है। A manufacturer has 3 अच्छा, इसमें ना बात बार बार मैं ये की बात करूंगा, ये अंग्रेजी है, ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है बस। A manufacturer has 3 production worker working 8 hours per day and produce 12 units। ये किसका नहीं, ये तो डबल रेशियो वाला। अच्छा, वो पहली दफा दिया था शायद ना हुआ, दोबारा फिर आपने किया नहीं होगा। 3 वर्कर 8 घंटे 12 यूनिट, होगी बात पूरी। एक लाइन हमारी पूरी होगी, इधर ही पूरी कर लेते हैं हम। यहां पर आ गया जनाब वर्कर्स, आवर्स और यूनिट्स। 3 लोग 8 घंटे 12। आगे कहता है कि हाउ मेनी आवर्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड पर डे इफ 1 वर्कर लीव। वो कहता है 1 वर्कर चला गया तो बाकी कितने रह गए। एंड कंपनी हैज प्रोड्यूस 16 यूनिट्स। और फाइंड क्या करना है, और जो फाइंड करना है उसका रेशियो क्या होती है हमेशा। अब देखते हैं कि इसको कैसे कंपेयर करना है, इसको भी इसके साथ, इसको भी। हाँ जी, 3 लोग काम करते हैं 8 घंटे में कुछ बना लेते हैं। 3 बंदे 8 घंटे काम करते हैं तो वो यूनिट बन। अब यूनिट कौन से रहने हैं, 2 बंदे काम करेंगे तो उन्हें ज्यादा टाइम काम करना पड़ेगा, ये काम ज्यादा। वर्कर कम हुए टाइम ज्यादा हो गया, वर्कर कम हो गया टाइम ज्यादा हो गया। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का मुंह नीचे। आगे अब इसको इसके साथ 12 यूनिट बनाने हैं 8 घंटे में बन जाते हैं। 16 यूनिट बनाने हैं, ज्यादा घंटे लगेंगे ये काम ज्यादा, क्योंकि ज्यादा यूनिट लगाए बनाएंगे तो टाइम भी हमें ज्यादा चाहिए। और इसका मुंह ज्यादा यूनिट बनाने हैं ज्यादा टाइम लगेगा।
अब इसको लिखने का तरीका तो वही पुराना होता है, x/8 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 16/12। बाकी जो भी आंसर आएगा वो आपके नंबर है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। अच्छा ये ना मैं लेक्चर सारे इक्वेशन के शेयर कर दूंगा, जिसके लेक्चर में से वो वहां से कवर करेंगे, आज ही मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। और जो ग्रुप में नहीं है वो ऐड हो जाए, नहीं तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देगा, मैं वो लिस्ट उधर भी शेयर कर दूँ, ठीक है, जिसको ना मिले। 33 इसी को करने लगे। अच्छा इस सवाल के अंदर ना अंग्रेजी बहुत मजे की लिखी हुई है। A company has total budget 105 and purchase table and chairs। टोटल कितने पैसे आपके पास? 1,05,000। आपने उसे चेयर्स खरीदनी है और टेबल्स खरीद। आगे द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज ट्वाइस दैट ऑफ अ चेयर। इसका मतलब जितनी उसकी कीमत 1 रुपया है ना, तो उसकी कीमत 2 रुपए होगी, उसकी 5 रुपया तो उसकी कीमत 10 रुपए होगी, मतलब डबल है। कहता है द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज ट्वाइस दैट ऑफ अ चेयर एंड कंपनी वांट्स टू हैव 3 टेबल 15 चेयर्स। ये तो बहुत सवाल आसान है, लेकिन फिर भी सवाल की नेचर देखना। हम लेट कर लेते हैं चेयर की कीमत है x, तो टेबल की y नहीं करेंगे, 2x करेंगे, क्योंकि वो खुद कह रहा है उसकी डबल है, ठीक है। आगे इफ द कंपनी यूजेस एंटायर बजट, सारा पैसा लगा के आ रहा है, कहता है बताओ हाउ मच मोर विल बी स्पेंट ऑन बाइंग चेयर्स एज कंपेयर टू टेबल। पहले तो ये बताएं 1,05,000 में उसकी कीमत 3 टेबल निकाल, 3 टेबल लेनी है उसने, टेबल की 3 टेबल है और टेबल की कीमत कितनी है 2x। चेयर कितनी खरीदनी है 15 और उसकी कीमत क्या है, टोटल कितना बजट उसने खर्च करके आना है, मतलब ये है चेयर के सारे पैसे खर्चा, ये है टेबल पे खर्चा, इज इक्वल टू 105। यहां से x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू क्या होगी 5000। आपने ये 15x आ गया और ये कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 105। ये 21 आ जाएगा, 21 को डिवाइड करेंगे तो x मेरे पास आ गया। तो भाई मेरे x है क्या भला, चेयर की कीमत है, एक चेयर की कीमत, और टेबल की कितनी है 10,000, क्योंकि डबल है। अब मुझे बताएं चेयर 15 चेयर खरीदी है, एक चेयर है 5,000 की, तो 15 चेयर कितनी की खरीदोगे 15 मल्टीप्लाइड बाय, आपने चेयर्स पे कितना खर्चा कर दिया 75,000। एक टेबल की कीमत कितनी है 10,000। कितनी टेबल खरीद के आ रहे हो 3, ये लिखा हुआ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अब देखो असल हमारा मसला क्या है, हम कहते हैं x की वैल्यू फाइंड हो और वो जवाब में होनी चाहिए, ये नहीं देखते उसने क्या पूछा है। अगर यकीन जाने ये 5,000 सवाल के अंदर ऑप्शन होती ना, आधे लोगों का आंसर होता वो। ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो आंसर ये देते नहीं है जो हमारे निकलते हैं, वरना हम कहते हैं x की वैल्यू आ गई, नजर भी आ रही है, इससे और अच्छी बात क्या है। हमेशा देखिए उसने पूछा क्या है, उस पर फोकस किया है। अब उसने क्या पूछा है, कहता है चेयर्स पे कितना ज्यादा खर्चा किया एज कंपेयर टू टेबल। चेयर्स पे कितना खर्चा कर बैठे हो 75,000, टेबल पे कितना किया 30,000, तो कितना ज्यादा किया 45,000। तो आंसर आपका सी है। सवाल अगर आपको समझ लग गया ना तो फिर उसका जवाब भी मिल जाता है, पहले सवाल को समझना जरूरी है। आ जाए जी और क्वेश्चन बताएं। कोई नोट तो नहीं कर रहा था, ये देख लें अगर किसी ने स्टिल नोट करना है। उसमें से भी आप चेयर्स का माइनस कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। वो तो है नहीं, गैस करते वक्त ना कुछ गलत भी गैस हो जाता है कभी, ऐसा भी कर सकते हैं जी। मैंने तो इक्वेशन ही बनवा दिया ना एक दफा। तो आए जरा अगला सवाल बताएं। 37 ये मुझे लगता है हमारा ना अंग्रेजी कौमी मसला है। मैं जब से सवाल करवाने लगा और ये क्यों पढ़ाने लगा, जो आप सवालों के आपके मसाइल होते हैं ना, आपसे पहले जो आपके बहुत दाज थे
जो पहले सीए में आए उनके भी यही वाले सवाल थे। मतलब जो आपके सवाल हो गए हैं ना, पहले वाले को भी हो गए थे। ये अंग्रेजी हमारी ना इंप्रूव हो नहीं रही। आए जरा अब सवाल देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हूं। अ रेस्टोरेंट सेल्स फ्राइज फॉर रुपीज 120 ईच। फ्राइज को कितने का बेचता है? 120 रुपए में। अब आप ना थोड़ी देर के लिए वो बर्गर वाले बन जाओ। बर्गर 200 रुपए का एक, और सैंडविच 250 रुपए की, ये कीमत बता दी। कहते इफ द प्रॉफिट ऑन फ्राइज इज द 1/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कहता जितने का वो बेच रहा है उसका उसमें प्रॉफिट कितना है? उसका 1/3 प्रॉफिट तो आ गया। 120 का 1/3। अब देखिए फ्राइज के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट होगा है। अब आगे देखिए, कहता प्रॉफिट ऑन बर्गर इज 60 मोर देन द प्रॉफिट ऑन फ्राइज। इसका मतलब है उसका प्रॉफिट कितना हो गया? बर्गर का प्रॉफिट कितना हो गया? 100। आगे, एंड प्रॉफिट ऑन सैंडविच इज 125% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बर्गर। मैंने एक बात आपको बताई होती है कि अगर कोई चीज ज्यादा हो रही है तो 1+%, अगर कम हो रही है तो 1। अब आप देखिए 100 रुपया वो कमाता था बर्गर बेच के, और सैंडविच बेच के उसका 125% मतलब 1.25, क्योंकि 125 को करोगे तो 125/100 तो 1.25, तो कितना आ गया? जी जी आगे चलते हैं। कहते हैं व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ, अगर वो कहता है 5 फ्राइज सेल करे, 10 बर्गर सेल करे और 15 सैंडविच से, सबका अलग अलग प्रॉफिट आ चुका है। अब मुझे बताया फ्राइज 5 है तो 5 यहां पर लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना? बर्गर कितने बेचे हैं? 10, और एक बर्गर के प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट, और सैंडविच 15, और एक सैंडविच का प्रॉफिट 125 से 18। कहता है टोटल प्रॉफिट बता दो जरा। कहता है अगर ये सारे बर्गर और सारे सैंडविच और सब कुछ अगर आप बेचते हो और उसका प्रॉफिट बता दो, तो हमने हर एक का प्रॉफिट उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, ये था क्वेश्चन नंबर 37। और बताओ 38 चलिए बता देता हूं। कहता है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। 2 पॉइंट गिवन है, पहले इसकी लाइन बनाए, और जब लाइन बन जाएगी तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं? पुट y इज इक्वल टू 0। ये पढ़ लिया था ना हमने। एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 2 पॉइंट है उसकी लाइन तो बन जाएगी ना। लाइन कौन सी बनेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, तो पहले यहां से m फाइंड होगा, 10 माइनस m1 ओवर 2 माइनस 1, कितना आ गया? 3। अब पहले तो 3 और एक पॉइंट पुट कर देंगे तो लाइन बन जाएगी। जब लाइन पूरी बन जाएगी तो फिर हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर, तो एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल 0, एक्स की जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर। तो पता चल गया सवाल का? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 भी होगा कंफर्म। 40 ही तो मेन सवाल है। गुड, चलिए देखते। अच्छा, ये क्वेश्चन ना वैसे भी हमारे पास एक मसला होता है कि जब भी परसेंटेज आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका होता है गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, बहुत अच्छा तरीका है, बट जिसको समझ लग जाए तो नहीं। तो फिर दूसरा तरीका भी है, कहता है अ पर्सन बाय 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 950 इन टोटल। 20 यूनिट और टोटल कितने में खरीदे? 950 रुपए में, सारे 20 के 20। कहता है दिस इंक्लूड डिस्काउंट 5%। कहता है उसको 5% डिस्काउंट मिला था। इसका मतलब है ये जो 950 रुपए में चीजें खरीद के आ रहे हो ना, ये पूरा 100% नहीं है, ये नेट है 5% का। तो ये बजाते खुद कितना है? 95। अगर मैं कहूं
कि अगर डिस्काउंट ना मिलता तो फिर ये कितने की होती, डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय, डिस्काउंट के साथ 20 यूनिट खरीदे तो कितने के मिले, 950 के, और अगर डिस्काउंट ना होता तो कितने के मिलते, 1000। डन। अगर मैं आपसे पर यूनिट पूछूं तो बता सकते हो पर यूनिट कितने का पड़ा आपको, 1000 को 20 पे डिवाइड कर देंगे और 950 को भी 20 पे डिवाइड करेंगे तो 47.5 या 47 जो भी आ रहा है। आगे देखते हैं, कहता है इफ मोर देन 10 यूनिट्स आर परचेज्ड, कहता है कि 5% तब डिस्काउंट मिलता है अगर 10 यूनिट से ज्यादा खरीदें तो। कहता है कंप्यूट कॉस्ट पर यूनिट इफ 5 यूनिट्स आर परचेज्ड, कहता है अगर 5 यूनिट खरीदेंगे तो क्या कीमत होगी, क्या फिर भी डिस्काउंट मिलता, तो फिर तो हमें कितने का पड़ता, 50 रुपए का सीधा सीधा, क्योंकि पहले आपको 950, ये किसी भी तरीके से किया जाता है, डिवाइड बाय 20 करो जरा, ये कितना पड़ रहा है 47 ये तो डिस्काउंट वाला है। अगर आप इसमें से डिस्काउंट वापस ऐड बैक कर दें तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि इसको जितने परसेंट है, ये कितने परसेंट अमाउंट है 95%, तो इसको 95 पे डिवाइड कर दो 47.5 को और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 50 आ जाएगा। ये तो वो है कि जो हम अप्लाई करते हैं, लेकिन जो लोग इक्वेशन बनाकर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम लेट करेंगे, अब मुझे खुद बताएं जो डिस्काउंटेड प्राइस पर यूनिट है वो कितनी है, डिस्काउंटेड प्राइस तो फाइंड हो गई ना पर यूनिट, 950 डिवाइडेड बाय 20 47 पॉइंट। अब सुने आगे, ये डिस्काउंट से पहले किया डिस्काउंट के बाद किया, डिस्काउंट के बाद किया। मैथ हमें क्या कहती है, मैथ कहती है जो चीज नहीं पता ना उसे एक्स कर लो। लेट एक्स वो वैल्यू है डिस्काउंट से पहले वाली, एक्स कौन सी वैल्यू है, डिस्काउंट से पहले वाली। इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया आपने, तो इसका डिस्काउंट लेने का क्या तरीका होगा, 5/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। यही है ना कि एक्स का 5% जो कीमत असल है उसका 5% डिस्काउंट देना है आपने, तो कितना आ जाएगा 0.05। असल कीमत में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, असल कीमत जो भी थी माइनस किया डिस्काउंट तो वैल्यू कितनी आ रही है पर यूनिट 47.5। अब x में से 0.05 माइनस किया तो 0.95x इज इक्वल टू 47.5 और ये उधर जाकर डिवाइड किया तो इज इक्वल टू 50। मतलब अगर आप x के तरीके से भी करना चाहते हो तो भी हो सकता है, और अगर आपने डायरेक्ट करना है तो फिर तो जब भी परसेंटेज हो ना पहले फोकस किया करो कि ये जो अमाउंट गिवन है ये कितने फीसद है। हमें फौरन पता चल गया था कि ये नेट ऑफ 5% है, हमने उसको 95 दे दिया। आपको पता है 95 पे डिवाइड करके अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते तो डिस्काउंट आ जाता, 100 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी कीमत आई और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट आ जाए। चलें जी, तो इसलिए वो आपको लेक्चर एक दिया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 1.4 है ना, ये अगर आप उस मेथड से करो ना परसेंटेज से, ये तो बगैर किसी टेंशन से हो जाएगा। देखिए जरा, अ फादर गिव हिज सन सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी एवरी वीक, हर हफ्ते उन्हें एक खर्चा मिल जाता है। जैसे आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता होगा कि वो आपको मंथली मिल जाता होगा। उसके बाद है सन सेव, वो अच्छा बच्चा है, 30% ऑफ अमाउंट, वो 30% बचा लेता है, एंड स्पेंड द रेस्ट, और बाकी पैसे खर्च कर देता है। कितने बचा लेता है हर दफा, और खर्चा कितना कर देता है। आगे वो कहता है विद स्पेंडिंग ऑन सैटरडे एंड संडे बीइंग ट्वाइस, कहता है बाकियों में जो भी खर्चा कर, सपोज आप पहले 10 रुपए खर्च करता है, संडे और सैटरडे को कितना करेगा 20 रुपए। कहता है व्हाट इज द स्पेंट ऑन द अदर डेज ऑफ द वीक इफ टोटल सेविंग इट्स वीक इज, कहता अगर पूरे हफ्ते में उसने अपनी सेविंग की 420, कहता हाउ मच स्पेंट ईच सैटरडे, कहता हफ्ते का खर्चा बताओ। सेविंग कितनी है 420। अगर आप कहते हो जी हमने एक्स मेथड से अभी नहीं करना, 420 आपकी एक अमाउंट है। अब देखिएगा जरा, आपको अब्बा जी 100% पैसे देते थे, आप 30% सेव करते हो 70%। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं,
ये जो 420 है ये क्या 100% है, 30% है या 70% है? 30% है ना, सेविंग है हमारी, इसको 30 में डिवाइड कर देंगे। डन। अब अगली बात सुनिए, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अब जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। आपको अगर चाहिए टोटल आपके अमर आपको कितने पैसे देते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप चाहते हो कि बचते कितने हैं तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी खर्च कितने होते हैं। तो आप अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ रहा है? 1400। इसका मतलब है 1400 आपको पूरा हफ्ते का खर्चा मिलता है, और उसमें से 420 निकाल दोगे तो, या मल्टीप्लाइड बाय 70 करो। अब 980 रुपए आप 7 दिनों में खर्चा करते हो, 980 रुपए 7 दिनों में खर्चा करते हो। और अगर आप हर दिन बराबर खर्चा करते ना तो हम इसको किस पे डिवाइड कर देते? 7 पे। लेकिन आप पहले 5 दिन सिंगल खर्चा करते हो, सैटरडे और संडे को डबल करते हो। अगर मैं सिंपल कहूं कि पहले 5 दिन आप कितना खर्चा कर रहे हो, ये पहले 5 दिन का खर्चा हो गया, बट सैटरडे और संडे को कितना करोगे? ऐसा ही है। और टोटल खर्चा कितना है? क्योंकि ये किसकी क्वेश्चन बनेगी? टोटल खर्चे की। क्योंकि जो 420 गिवन है वो तो सेविंग है, हमने खर्च देखना है कि सैटरडे का खर्चा कितना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 9x हो गया। 9x इज इक्वल टू, और 9 पे डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 10। ये आ रहा है। ये तो आपका x आया ना, इसका मतलब है आप रोजाना इतना खर्चा करते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लेकिन सैटरडे को कितना करते हो? इसका डबल। तो सैटरडे का कितना आ जाएगा? 2x। 217.7 ये आप अयाशी करते हो हफ्ते को। ठीक होगी बात। अब ये सारा सवाल एक दफा दोबारा देख लें कि अगर आप परसेंटेज मेथड से करोगे ना तो आपकी जिंदगी तो काफी हद तक आसान हो जाती है। आपने सबसे पहले ये देखना होता है जो वैल्यू गिवन है ना वो कितने परसेंट है, जो वैल्यू गिवन है वो कितने परसेंट। ठीक होगी बात। उसको उस वैल्यू पे डिवाइड कर दो और आपको कितने परसेंट वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर। आपको जब आपके पास था 420 और क्लियर बताया था कि ये सेविंग है, और ये भी बताया था कि सेविंग है कितनी? 30%। 30 पे डिवाइड कर दिया, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हफ्ते के खर्चे आ जाएंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ। फिर उसने कहा जी हफ्ते का खर्चा बताओ। अब हमें यह पता है कि भाईजान पहले 5 दिन 1 है और सैटरडे और संडे को डबल है। अब x लेट कर लो, 1 लेट कर लो, कुछ भी। तो हमने पहले लेट किया कि पहले 5 दिन 5x खर्चा हो गया और अगले 2 दिन 2x हुआ, तो 9x। तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई। लो जी 40 के बाद अगर कोई सवाल है तो बताएं। खत्म हो गई बात। चलिए जी, अब आपने इसके बेसिक एग्जांपल एक दफा खुद कर लेनी है। कोई परेशानी होगी तो फिर मुझे मैसेज करके पूछ दे।